ओके, सो अमित, लेट मी थैंक यू, आपने टाइम दिया इंटरेक्शन के लिए। सर आपको भी धन्यवाद सर। मैं खुद था कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं और इसके लिए आपने प्लेटफॉर्म दिया सर, तो मैं यूएस पीडिया और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर, इस ओके। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए सर। ओके एंड अमित, तो मैं आपको कंग्रेचुलेशंस भी करता हूं बिकॉज यू गॉट सेलेक्टेड इन अ वेरी गुड जॉब, जो हरियाणा में पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स की जॉब है। और ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब है। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टीच स्टूडेंट्स और उनको अच्छी जॉब के लिए मेंटर करना, तैयार करना। और अब मैं आपसे इस पूरी प्रोसेस के बारे में जानना चाहूंगा अमित। सबसे पहले आपकी बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। आप बताएं हमें कि आप कहाँ से हैं, विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम, एंड आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, बीटेक है, एमटेक है, कहाँ से आपने किया है, कौन से कॉलेज से आपकी ग्रेजुएशन हुई है, और अभी जब तक आपकी जॉब नहीं लगी थी तब तक आप क्या कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली हमें बताएं। सर मेरा नाम अमित भारद्वाज हो गया सर, और मैं बिहार राज्य के गया जिला के बेलागंज गांव का रहने वाला हूं सर। ओके। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है अपने होम टाउन से किया हूं, और मैंने अपना बीटेक जो है गीता इंजीनियरिंग कॉलेज भुवनेश्वर में है, वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 2013 में पास आउट किया हूं सर। ओके। इसके बाद 2013 से 2015 तक सर मैंने आईआईटी आईएसएम धनबाद से पावर सिस्टम में एमटेक किया हूं सर। हम्म। वहां पे 2015 में मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था एलएनटी कंपनी में सर। हम्म। मैंने वहां पे एलएनटी में 2015 से लेकर 2019 तक मैंने वहां पे जॉब किया एज असिस्टेंट मैनेजर के रूप में सर। और फिर हम्म। मैंने 31 दिसंबर 2019 को जो है मैंने रिजाइन कर दिया जॉब से, और फिर मैं सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन करने लगा सर। हम्म। और इसी कड़ी में मुझे एनपीसीआई में भी इंटरव्यू देने का मौका मिला है, और फिर मैंने गेट भी लिखा है। और इसके बाद जो है अभी एचपीएससी में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है सर, और मैं हम्म। बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, फाइनल रिजल्ट का वेटिंग कर रहा हूँ सर। ओके। मेरे फैमिली मेंबर्स में मेरे मुझे लगा के पांच मेंबर्स हैं सर। मेरी हम्म। माँ एलएनटी में जॉब लगने के पहले वो सिलाई करती थी, लेकिन मुझे जब जॉब लग गई तो मैंने सिलाई उनको बंद करवा दिया और घर पे ही रखवा दिया। और हम्म। मेरी फादर जो है सर, वो एक शॉप कीपर यानी एक दुकान में, किराने की दुकान में नौकरी करते हैं सर। मेरी बड़ी बहन जो है सर उसकी शादी हो चुकी है, और जो छोटा भाई है सर वो बीएड कर रहा है सर। ये मेरा हम्म। बैकग्राउंड था सर। हम्म। तो अमित, नीडलेस टू से जो आपने बताया, आप बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं और बहुत स्ट्रगल हाँ के सर। साथ आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया होगा। एंड हाँ सर। फिर आपका भी जर्नी काफी स्ट्रगलफुल रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए आपने जॉब तक भी छोड़ दिया। एलएनटी की जॉब अच्छी जॉब मानी जाती है और हाँ सर। सैलरी भी आपको मिलता वहां पे अच्छा मिलता है, और आपके घर की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि आपको सैलरी कमा के घर में भी देना होता होगा। तो आपने हाँ जॉब सर। छोड़ दिया और फिर आप अपना ड्रीम परस्यू करने के लिए तैयारी में लग गए। अब मैं ये जानना चाहूंगा अमित कि गवर्नमेंट जो आपने 2019 में आपने बताया आपने जॉब छोड़ दिया, तो यस सर। ये डिसीजन आपके लिए डिफिकल्ट डिसीजन नहीं था? बिकॉज आपने जैसे बताया कि आपने अपने मदर को भी बोला कि नहीं अब आप रहने दें, मैं कमा रहा हूं अभी, लेकिन फिर आपने 19 में जॉब छोड़ दिया और फिर अब गवर्नमेंट जॉब की तरफ तैयारी करने में लग गए। तो ये कितना डिफिकल्ट था आपको ये सब करना, डिसीजन हाँ लेना? सर, एक्चुअली मैं शुरुआत से ही एक मेहनती लड़का रहा हूँ सर, और मेरी ड्रीम थी कि मैं सरकारी जॉब में काम करूँ। लेकिन हम्म। मेरी फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिकली वीक होने के कारण मैंने गेट को चाहे कैंपस सिलेक्शन हुआ मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। और उस दौरान मैंने अपनी सिस्टर का मैरिज किया। मेरा बीटेक और एमटेक में लोन था उसको चुकता किया। और हम्म। इसके बाद मैं आगे फर्दर पढ़ाई कर सकूं उसके लिए मैंने कुछ पैसे सेविंग कर लिया। और फिर हम्म। मेरे फैमिली मेंबर से मैंने बात किया कि मम्मी जो मेरी अच्छी थी, मेरी जो ड्रीम थी जिसको मैं अभी दबा के रखा हुआ था, उसको ड्रीम को मरने नहीं दिया, दबा के रखा हुआ था, अब मुझे लगता है कि उस ड्रीम को परस्यू करनी चाहिए। तो मेरी फैमिली मेंबर्स ने सपोर्ट किया कि बाबू तुमको जो इच्छा है करो, मुझे तुम पर विश्वास है। फिर हम्म। उनकी परमिशन के द्वारा मैंने 2 साल का रिस्क लेने के लिए मैंने उस जॉब को क्विट कर दिया सर। हम्म। और फिर मैंने आगे बढ़ा सर। आज मैं जो कुछ भी हूँ सर मैं अपने फैमिली मेंबर के कारण ही हूँ सर, उन्होंने बहुत हमको सपोर्ट किया है। को चाहे चाहे वो जॉब छोड़ने के लिए लेके हो, चाहे कुछ भी हो, मेरी माँ ने मेरी बहन ने बहुत सिलाई कर करके मुझे पढ़ाया सर। तो मैं उन्हीं के बदौलत आज जो कुछ भी बना हूँ उन्हीं के आशीर्वाद उन्हीं का सपोर्ट रहा है सर। और आज मैं जॉब जो जो क्विट किया उन्हीं की परमिशन के पर ही छोड़ा। मेरे तो खुद का विश्वास था मुझे, लेकिन उनका भी सपोर्ट रहा है, उन्होंने भी कहीं मना नहीं किया।
और फिर मैंने दोनों के अर्थी लेकर के मैंने जॉब छोड़ दिया सर, और फिर सरकारी जॉब के लिए लग गया सर। वंडरफुल अमित, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग और बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी। 10 साल लग गए आपको अपनी ड्रीम को फुलफिल करने में। 2013 में आप पास आउट हुए और 2023 में 23 में आप हाँ पहली सर। गवर्नमेंट जॉब अपनी जो है करने जा रहे हैं। सो यस आई सर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका बिहार थैंक में यू भी सर। असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ है, एंड हाँ सर। आई आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। वहां पे आपका हो थैंक तो यू आपको सर। अपनी होम स्टेट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और हाँ बिहार के सर। बच्चे जैसे आप खुद हैं, आप भुवनेश्वर, आप उड़ीसा गए, आपने वहां पे ग्रेजुएशन किया, तो अगर अच्छे कॉलेजेस बिहार में भी बन जाएं तो मेरे को लगता है स्टूडेंट्स को बाहर नहीं आने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और वहीं पे अपनी अच्छी एजुकेशन वो कर पाएंगे। हाँ अब अमित, सर। आपसे जानना चाहेंगे आपका इस इंटरव्यू का एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आपने 2 इंटरव्यू दिए हैं, एक बिहार का भी दिया है और एक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में तो आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो लार्जली हाँ जो सर। स्टूडेंट हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, आप जानते हैं, वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी जॉब्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं जैसी आप जॉब आपको मिली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हरियाणा का हमें पहले डिटेल में बताएं कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था, और जितनी डिटेल में आप बताएंगे स्टूडेंट्स को उतना ही बेनिफिट होगा इसमें अमित। और उसके बाद फिर मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ भी चलेंगे। हाँ सर, एक्चुअली मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था सर। लोग जैसे बोलते हैं कि जैसे ये जो एग्जाम था सर, लेक्चर पोस्टर, उसमें 100 मार्क्स का रिटेन था सर, हाँ जी। जिसको 87.5% वेटेज दिया गया था सर, और अच्छा। 12.5% इंटरव्यू का वेटेज था सर। तो ओके। लोग जैसे जनरली क्या कहते हैं कि 12.5% का वेटेज है, कम वेटेज है, तो इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैंने इसको सीरियसली लिया था सर। मैंने क्या किया था कि डिप्लोमा कॉलेज में मुझे पढ़ाना है, तो डिप्लोमा का जो सिलेबस था हरियाणा कॉलेज का, हम्म उसको मैंने डाउनलोड किया था सर। और उसकी हम्म जो हर सेमेस्टर से मैंने 5 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया था। हम्म जैसे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मशीन 1, मशीन 2, पावर सिस्टम 1, पावर सिस्टम 2, ये मैंने 5 फेवरेट सब्जेक्ट बना लिए थे। यदि उन्होंने पूछेंगे तो मैं इनको बताऊंगा। और हम्म उसको मैंने तैयार किया था सर। और मैंने सर आपके यूट्यूब पर आपके जो बीपीएससी के जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, उसका इंटरव्यू मैंने देखा था सर। हम्म यूपीपीएससी का जो लेक्चरर का पोस्ट है, उसका भी वीडियो आपने आपके यूट्यूब पर पड़ा हुआ है सर, उसको मैंने देखा था। और मैंने फुल्ली प्रिपेयर होके गया था कि मैं जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है मैं इंटरव्यू फेस करूंगा। लेकिन क्या है सर कि मैं सोचता कुछ है, लेकिन अंदर जा करके थोड़ी सी घबराहट टाइप पर हो जाती है सर, जो कि मेरे हम्म साथ भी हुई। हम्म तो मैं अंदर गया सर। तो वहां पे गया तो सबसे पहले मैं, हमारे पैनल मेंबर में सर एक चेयरमैन थे सर, और 3 जो है टेक्निकल मेंबर थे। बीच में मेरे इंटरव्यू के दौरान एक और पैनल मेंबर आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ क्वेश्चन मुझसे नहीं किया। जनरली 3 टेक्निकल पैनल मेंबर और एक जो चेयरमैन थे सर, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया। सबसे पहले मैं गया, वहां पे मुझे इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी सेक्रेटरी साहब की तरफ से दे दिया गया था कि आपको अपना आइडेंटिटी को नहीं बताना है। जैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आपने बीटेक किया, एमटेक किया, आप यदि कुछ अभी कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, ये सब बताना नहीं था। और वही मैं अंदर गया तो उन्होंने भी वही बताया कि आप अपने एकेडमिक के बारे में बताएं, बिना कॉलेज वॉलेज का नाम लिए हुए। तो मैंने अपना बताया कि मैंने जो मेरे जो एकेडमिक था, मैंने उन्होंने बताया। और चूंकि मेरा एकेडमिक में मेरा सीजीपीए अच्छा रहा है सर, तो मैंने सीजीपीओ को भी ऐड किया था कि मेरा जैसे बीटेक में 8.19 था आउट ऑफ 10, एमटेक में 9.52 था ये आउट ऑफ 10, तो मैंने उसको भी मेंशन किया था सर। और मैंने गेट 3 टाइम्स जो है क्वालिफाई किया हूँ सर, जिसमें 1208 रैंक रहे थे गेट 2022 में, उसको भी मैंने मेंशन किया था सर। ये इतना बताने के बाद फिर चेयरमैन साहब ने जो है, एक लेडीज मेंबर थी, उनको बताया, बोला कि आप इनसे क्वेश्चन पूछिए। तो उन्होंने मुझे ब्लैक बोर्ड पर भेज दिया सर, और उन्होंने कहा कि आप पावर फैक्टर के बारे में बताइए। तो मैंने पावर फैक्टर के बारे में पढ़ के गया था, तो मैंने पावर फैक्टर का डिफिनेशन बताया। पावर फैक्टर लो होने से क्या क्या डिमेरिट है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, वो मैंने बताया सर। और उसमें ब्लैक बोर्ड पर जब बता रहा था, तो उसमें मैं जैसे डिफिनेशन मैं क्या है कि मैंने खुद बोला, वहां पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा नहीं है सर। और ऐसे फिर डिमेरिट जब बता रहा था, तो उसमें जो रिलेटेड फॉर्मूलेज थे उसको सिर्फ लिखा, और फिर उसको जो एक्सप्लेन करने का चीज है वो मैंने खुद किया सर। ये इसके बाद पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट करने का तरीका बता ही रहा था कि एचपीएस साहब, चेयरमैन साहब ने मुझे रोक दिया कि ठीक है आप आके बैठ जाइए। तो फिर मैंने आके बैठ गया सर। फिर इसके बाद
चेयरमैन, ये जो टेक्निकल मेंबर में जो हमको पावर फैक्टर के डिफिनेशन पूछे थे, उन्होंने पूछा कि आपने पावर फैक्टर का भी डिफिनेशन दिया है, जिसमें आपने बताया कि ये रियल पावर और अपरेंट पावर की बात की, एक रिएक्टिव पावर भी होती है, क्या ये रिएक्टिव पावर जरूरी है? तो मैंने कहा हाँ सर। हम्म। तो उनका इतना ही चला। फिर इसके बाद सेकंड मेंबर्स आए, उन्होंने मुझे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का एक वर्किंग प्रिंसिपल पढ़े थे, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ के गया था, तो मैंने उनका भी जवाब दे दिया। फिर उनका एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर है और एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, हम दोनों को थ्री फेज सप्लाई देते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन करने लगता है, लेकिन थ्री फेज ट्रांसफार्मर जो है तो वो रन नहीं करता है। तो मैंने उनको बताया कि सर ये स्टैटिक डिवाइस है, तो बोले कि वो तो स्टैटिक डिवाइस ये सही है, लेकिन क्यों रन नहीं करता है? तो मैंने उनसे बोला कि सर प्लीज अलाउ मी टू थिंक मोर सेकंड सर। तो बोले कि ठीक है, तुम आराम से सोचो। तो फिर मैंने सोच कर इनको जवाब दिया कि ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होते हैं, 120 डिग्री स्पेस डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो थ्री फेज सप्लाई है वो भी 120 डिग्री टाइम डिस्प्लेसमेंट होती है। इसके कहीं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, लेकिन थ्री फेज ट्रांसफार्मर में ऐसी बात नहीं होती। तो उन्होंने बोला कि चलो सही है। फिर इनका एक तीसरा क्वेश्चन था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताइए, तो अभी मैंने बता दिया। तो इनके बाद जो है इन तीसरा मेंबर जो थे वो लोगों ने बताया कि वो आईआईटी रुड़की के थे और कंट्रोल सिस्टम पढ़ाते थे, तो उन्होंने मुझे टू फेज सर्वो मोटर के बारे में बताए थे। तो टू फेज सर्वो मोटर का जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक था उसको ड्रा करने के लिए बताए थे, तो उसको भी मैंने बता दिया था। एक्चुअली मैं क्वेश्चन का जवाब तो दे रहा था सर, लेकिन थोड़ी सी घबराहट टाइप की थी मैं, यानी कहने का मतलब कि थोड़ा सा घबराहट टाइप की थी। तो मुझे एचपीएससी के चेयरमैन साहब थे, उन्होंने बोला कि तुम पानी पी लो। तो मैंने पानी पिया। एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे पता नहीं है, मैं सोच के गया था कि नहीं पूरा मैं अच्छी तरीके से जाऊंगा, क्योंकि मैं इसके पहले एनपीसीआईएल का भी इंटरव्यू दिया था, तो वहां पे भी थोड़ा सा मेरी घबराहट टाइप पर हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इस बार ओवरकम कर लूंगा, लेकिन मैंने बहुत सोचने के बाद भी अंदर हो गई। लेकिन मैं जवाब दे रहा था, यानी जो भी सर पूछ रहे थे उसका जवाब दे रहा था, मैं सेटिस्फाइड थी कि जो पूछ रहे हैं उनको मैं सही जवाब दे रहा हूँ। लेकिन वो है कि थोड़ा सा घबराहट टाइप की थी। तो इनके बाद फिर चेयरमैन साहब आए, उन्होंने पूछा कि बाबरी मस्जिद को जो ढाया गया है उसमें जो है चार्जशीट दाखिल हुआ है, उसमें जो है 5 बीजेपी के मेंबर का नाम बताइए जो चार्जशीट में नाम है। तो मुझे क्या था कि एक लाल किले सदमानी साहब का नाम पता था, मैंने उनको बता दिया है, और कल्याण सिंह का नाम मुझे याद आ नहीं रही थी सर। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा मैं ऐसे ही रिकॉल करने की कोशिश कर कि वो यूपी के सीएम रह चुके हैं, पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उन्होंने बोला चेयरमैन साहब ने कि उनमें 32 मेंबर्स का नाम दिया गया, आप 5 मेंबर्स के नाम नहीं बता पा रहे। तो फिर मैंने बोला कि सॉरी सर, मुझे याद नहीं है सर। बोलेंगे ठीक है। फिर बताएं कि जो है अभी जो पुलवामा में अटैक हुआ था उसके खिलाफ भारत ने क्या एक्शन लिया। तो मैंने बताया कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके अगेंस्ट भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो उन्होंने बोला कि ये कहाँ पे किया था, मुझे एक्चुअली लोकेशन पता नहीं थी सर। तो मैंने उरी मूवी का नाम सुना था, तो मैंने बोल दिया उरी, तो बोले कि नहीं उरी नहीं है। तो फिर कहा कि ये भी मैंने ठीक है कि मुझे पता नहीं है सर। जो ये दोनों क्वेश्चन नहीं बताने के बाद मैं थोड़ा सा प्रेशर में आ गया। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे कि आपको एक रेसिडुअल करंट क्या होता है, फिर मैं वो भी नहीं बता पाया जब थे। तो फिर बोले कि ठीक है आप जा सकते हैं। तो इतना देरी मेरा इंटरव्यू चला सर, ये था सर। अच्छा अमित, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे आपने मेरे को सारे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया, अब हाँ आप सर। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्ट हो चुके हैं एज अ हाँ सर। लेक्चरर। आपने बताया कि आप घबराए भी, नर्वस भी हुए, हाँ और सर। आप बहुत से क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं कर पाए, जो हाँ सिंपल सर। क्वेश्चन। तो आपकी हाँ सिलेक्शन, आपको क्या लगता है किस क्राइटेरिया के बेस पे आपकी सिलेक्शन हुई है? सर, एक्चुअली क्या है सर, जब आप एक्चुअली एचपीएससी में जैसे बीपीएससी में ये सब क्या है कि जैसे रिटन में आपको बता देते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन कितने मार्क्स आए वो नहीं बताते हैं सर। तो वहां पे क्या था, जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था सर, तो 100 मार्क्स का रिटन था। तो कोई बंदा बता रहा है कि 79 मार्क्स आए हुए हैं, कोई बता रहा है 75 मार्क्स आए हुए हैं, कोई बता रहा है 72 मार्क्स आए हुए हैं, और मैं जब आंसर की से अपना मार्क्स मिलाया था सर तो 66.75 बन रहे थे। कितने और बन रहे चपास थे? 66.75 अच्छा, सर। आउट ऑफ 166। हाँ 66.75 बन रहे थे आंसर की से, और चार पांच क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि मेरी सही है लेकिन आंसर की में गलत है, तो मैंने उसको कंसिडर नहीं किया था। और वहां पर जाने के बाद बंदे हमसे कहीं हाई मार्क्स बता रहे,
तो मैं जब घर पे आया तो मम्मी पूछी कि कैसा बाबू कैसा रहा इंटरव्यू। तो मैंने कहा कि मम्मी मैंने क्वेश्चन का जवाब तो दिया हूँ, 2-3 क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया हूँ, बाकी क्वेश्चन का जवाब तो दिया हूँ, लेकिन थोड़ा सा वही नर्वस टाइप का था। सो चांसेस है कि 50-50% हो सकती है। लेकिन हम्म, फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा रिटन में 73.47 रहा सर, और इंटरव्यू में 7.58 मार्क्स रहे, आउट जबकि ऑफ। हाईएस्ट 12.5 सर। हम्म, हाँ, तो जबकि हाईएस्ट मार्क 8.62 गया था। तो मुझे लगा कि मैंने जो जवाब दिया था, जो टेक्निकल क्वेश्चन का जो जवाब दिया था वो सही था, मुझे खुद लग रहा था, लेकिन थोड़ी घबराहट थी, ये थी। तो फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया सर, और 7वें नंबर पर ही मेरा नाम था सर। तो ये, 7th रैंक आया होगा। हाँ सर, हाँ सर, तो ये सर, तो मैं ये एक ऑब्जर्व किया सर कि लोग वहां पे जो बोलते हैं तो कुछ मार्क्स बढ़ा करके ही बता देते हैं कि जिससे बच्चे डिप्रेस्ड हो जाएं। और ये तो हम यही करना चाहूंगा कि आप अपना जो काम कर दिए उस पर अपना विश्वास रखिए। लोग क्या बता रहे हैं, अपना मार्क्स नहीं बता रहे, फाइनल रिजल्ट का वेट कीजिए। ये हम्म, होते हैं सर बंदे, जैसे मैं बताया था 79 मार्क्स 75 मार्क्स, जब रिजल्ट देखा तो मेरे 7वें नंबर पे थे और बाकी जो थे पीछे थे। और हम्म, इंटरव्यू के मार्क्स भी मैटर करते हैं, चाहे वो 12.5 मार्क्स के ही क्यों ना हो, वो भी आपको मैटर करते हैं, वो आपको आगे पीछे करते हैं। और जहां तक सीट की संख्या कम है तो वहां पर एक वाइटल रोल प्ले करती है सर, तो हम्म, इसलिए इंटरव्यू को भी प्रिपेयर करना चाहिए। हम्म। अच्छा अमित, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था मेरे को उसका आंसर ये लगता है कि नर्वस होना, चलो वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है, बच्चा आएगा हाँ, इंटरव्यू, तो जो लोग बैठे होते हैं ना वो इतने हाँ, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि उनको पता है कि लड़का आया है इंटरव्यू में, इतने लोग बैठे हैं, नर्वस होना नेचुरल है, वो हाँ उस सर, चीज को बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो हाँ, ब्लफ कर रहा है, स्मार्ट बनने की हाँ, ट्राई कर रहा है, तब उसको वो बहुत हाँ, बुरा मानते हैं। हाँ सर, हाँ और मेरे को सर, लगता है पूरे इंटरव्यू में आप बहुत ऑनेस्ट रहे होंगे, आपको जो आता हाँ है सर, आपने बताया, जो नहीं आता वो नहीं बताया। हाँ सर, और ये चीज मेरे को लगता है आपकी फेवर में गई। हाँ सर, मैंने सर 2 जगह इनको टाइम भी मांगा सर, जैसे एक एक क्वेश्चन था 3 फेज इंडक्शन मोटर ट्रांसफार्मर वाले, तो वहां पे मैंने कहा कि सर प्लीज अलाउ मी टू थिंक मोर सेकंड्स, यानी हम्म, मैंने सोच के, और फिर जब मैंने सोच करके जवाब दिया तो मैंने उनको एक बताया कि सर मैं तो जवाब दे रहा हूँ सर, लेकिन मुझे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं कि ये सही है या नहीं है सर, यदि आप अलाउ करते हैं तो मैं इसका जवाब देता हूँ। तो बोले कि नहीं बाबू तुम बताओ। तो ये है हम्म, सर, यानी ये मन जहाँ पर डाउट है तो वहां पर आपको अथी ले लेना चाहिए कि नहीं सर मैं बता रहा हूँ सही है या गलत है, मुझे आप अनुमति दीजिए। तो मैंने ब्लफ नहीं किया सर, ऑनेस्टी के साथ मैंने जो बोला वो जवाब दिया सर, जहाँ पे सोचने का के लिए टाइम लेना था वहां पे मैं सोचने के लिए टाइम भी लिया सर। और जो हम्म, नहीं आ रहे थे तो उसको मैंने सॉरी सर के बोल करके मैंने बोल दिया कि सर मुझे नहीं आते हैं सर। हम्म, हम्म, हाँ, जब सॉरी बोला थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन चेहरे पर दिखना चाहिए कि नहीं भाई आपको थोड़ी सी अच्छी है। हम्म। अच्छा ये, अमित, एक मैं और आपसे क्वेश्चन जानना चाहूंगा। आपने बताया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के इस इंटरव्यू में जो हाँ इंटरव्यू सर, का वेटेज था वो 12.5 मार्क्स का था, हाँ सर, मतलब 87 पॉइंट कुछ आपने बताया कि जो है वो रिटर्न का था, हाँ सर, 87.5% और 12.5% आपका इंटरव्यू का था। अब ऐसी सिचुएशन में बहुत सा बच्चा ऐसा है जो ये बोलता है साहब 12% तो है, 12.5% है, तो इंटरव्यू का वेटेज नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा, तो बिना तैयारी के चलते हैं। आपका क्या मानना है इसके बारे में? सर ये इंटरव्यू का वेटेज तब हर आपको नहीं पड़ेगा जब जब आपका मार्क्स जो है, जैसे सपोज अदर बंदे को 70 पर 70 आ रहे हैं लेकिन आपने रिटन में 80 85 कर चुके हैं, तो वहां पर आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि बंदे 75 में 10 बंदे हैं और सीट भी 10-11 के करीब है, तो वहां पर आपको इंटरव्यू मार्क्स बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मार्क्स है वो आपके साथ ऐड होंगे, वो आपके रैंकिंग को आगे पीछे कर सकते हैं सर, क्योंकि और मैंने एक खुद और, देखा। हाँ हाँ एक सर, और प्रॉब्लम ये होता है स्टूडेंट में, वो ये बोलते हैं कि साहब जो मतलब अपना कैलकुलेशन ना पड़ते हैं मारने कि मेरे रिटर्न में तो इतने मार्क्स होंगे तो मेरा होगा नहीं होगा। क्या रिट जैसे इंटरव्यू कॉल आ गया तो क्या बड़ा फोकस करना चाहिए कि रिटर्न में क्या हुआ था, मेरा क्या नहीं हुआ था, या 100% आप इंटरव्यू की तरफ ही कंसंट्रेट करना चाहिए उस टाइम पे? नहीं सर, यानी जैसे आपका रिटन में सिलेक्शन हो गया है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए सर। मैंने हम्म, खुद इसका डिप्लोमा का सिलेबस डाउनलोड किया, उसके जो सिलेबस थे उसको मैंने 5 सब्जेक्ट चूज आउट किया उसमें से कि जो मैं हम्म, फेवरेट सब्जेक्ट मैं बताऊंगा यदि पूछूंगा, और उसको मैंने थ्रोली पूरे सिलेबस को मैंने गया सर। मैंने प्रीवियस एक मंथ जो है जब से डेट निकाला उस समय से लेकर के इंटरव्यू देने के टाइम तक मैंने पूरी तरह से उसी में फोकस रहा सर। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, यदि आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिटर्न की तैयारी करें तो
ओके अमित, तो आप कुछ बता रहे थे, बीच में डिस्ट्रप्शन आया था, प्लीज कंटिन्यू। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन करनी चाहिए। यदि आप हम्म रिटेन का क्या होता है कि वहां पे जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जैसे हमको से पूछा थ्री फेज इंडक्शन होता है कि वर्किंग प्रिंसिपल पूछो, ये आपके रिटेन में नहीं कभी कोई एग्जाम में पूछेंगे, लेकिन इसमें आप जब तक आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो वहां पर आप बता नहीं पाएंगे। हम्म ये है सर। जैसे थ्री फेज एक होता है, थ्री फेज इंडक्शन होता है, ट्रांसफार्मर के बीच में डिफरेंस पूछा, तो ये सब के बारे में जो है आपको पढ़ के जानने होंगे, इसलिए इंटरव्यू की थोड़ा सा मुझे मुझे अनुसार प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको अपने जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाती तब तक आपको आपका 100% देना चाहिए सर। यस यस, दैट हाँ। इज okay. So Amit, अब मैं now I will request you to share your experience of Bihar Public Service Commission also, assistant professor interview. So again I'll request you to tell us in detail, क्योंकि आपने जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का बताया वैसा ही डिटेल में आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का बताएं, स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अमित। हाँ सर, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या है सर कि इसमें 100 मार्क्स का टोटल वेटेज है सर। इसमें 40 मार्क्स जो है सर वो रिटेन के होते हैं सर। 25 मार्क्स जो है वो एक्सपीरियंस पे है, जो वहाँ पे बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर पढ़ा रहे थे या टेक्यू के स्टूडेंट थे, उसको 25 मार्क्स मिलेंगे सर। और 15 मार्क्स जो है सर वो है इंटरव्यू का। और बाकी जो 20 मार्क्स है सर वो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर, यानी बीटेक एमटेक प्लस पीएचडी का सर। तो ये जो इंटरव्यू हुआ था सर वो 15 मार्क्स के थे। एक्चुअली मेरा जो इंटरव्यू वहां पर चला सर 6 to 7 मिनट ही चले थे सर। तो वहां पर जो पैनल मेंबर में थे सर, एक तो एचपीएस बीपीएससी के चेयरमैन थे सर, और 4 अदर टेक्निकल मेंबर्स थे सर, यानी 5 टेक्निकल मेंबर, यानी टोटल 6 कैंडिडेट थे सर। मैं जब अंदर गया तो सर ने बैठने के लिए बोला, मैंने वहाँ विश किया। उन्होंने पूछा कि आपने बीटेक कहाँ से किए, कब किए, एमटेक कहाँ से किए, कब किए। तो एमटेक मुझे 2015 में हो गया था, इसके बाद आपने क्या किया, तो मैंने बताया कि सर 2015 से 2019 तक मैंने एलएनटी में जॉब किया सर। फिर तो बोले कि अभी आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि सर मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए, मैंने उन्हें बताया स्पेसिफिकली कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर पोस्ट एंड गेट के एग्जाम के लिए, ये 3 एग्जाम का मैं प्रिपरेशन कर रहा था सर। तो इतना के बाद जो है सर टेक्निकल की तरफ सर ने इंडिकेट कर दिया। तो एक पहला जो मेंबर थे वो उन्होंने बोला कि आपने पावर सिस्टम से इंटेक किया है, तो आप जो है ये बताइए कि पावर सिस्टम में कौन सा टॉपिक से, कौन सा पार्ट से मैं पूछूं क्वेश्चन। तो मैं कुछ बोल पाता है, उन्होंने तुरंत स्टार्ट कर दिया कि चलो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो उन्होंने पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल से क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछा था, यानी पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सोलर सिस्टम पे चले गए, जो कि मुझे मैं पढ़ के नहीं गया था सर, तो उनको मैंने सेटिस्फाइड तो नहीं कर पाया सर। फिर इसके बाद सेकंड मेंबर आए सर, तो उन्हें बोला कि तुम अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। तो मैंने अपना उनका फेवरेट सब्जेक्ट बताया कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन 1, इलेक्ट्रिकल मशीन 2। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन 1 में तुम बता दो डीसी मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो किस पे काम करता है। तो मैंने उनको बताया, एक्चुअली मैं पढ़ के गया था, तो मैंने उनको बताया कि इसके बारे में मैंने बता दिया। फिर उन्होंने ट्रांसफार्मर के बारे में एक क्वेश्चन पूछे सर, तो वो भी मैंने उनको बता दिया सर। मैंने सेकंड मेंबर 2 क्वेश्चन पूछे, मैंने उनको बता दिया सर, यानी और मुझे लगा कि ये सही है। फिर इसके बाद तीसरे मेंबर जो थे वो बोले कि तुमने अपना फेवरेट सब्जेक्ट जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बताया है, तुम बताओ सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होते हैं। तो मैंने सुपर पोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट बता दिया सर। उन्होंने बताया कि सुपर पोजिशन थ्योरम जो है वो लीनियर नॉन लीनियर पे अब कहाँ पे अप्लाई होता है। तो मैंने बोला कि सर ये लीनियर सर्किट के लिए अप्लाई होती है, नॉन लीनियर की अप्लाई नहीं होती है। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या ये पावर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मैंने कहा कि सर पावर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उनको बताया कि पावर का जो एक्सप्रेशन होता है I² R होता है, तो वहाँ पे P और I के बीच क्वाड्रेटिक का रिलेशन है। फिर उन्होंने बताया कि ठीक है, लीनियरिटी होता क्या है। तो मैंने बताया कि यहाँ होमोजेनिटी और एडिटिविटी दो को ये सपोर्ट करता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी का जो है आप डिफिनीशन बताइए विद एग्जाम्पल्स। तो मैंने उनको बता दिया सर। तो इस प्रकार जो थर्ड मेंबर थे उनको भी मैंने सेटिस्फाइड कर दिया। तो मुझे लगा कि ये 3 मेंबर पूछ चुके हैं, तो बाकी जो 2 मेंबर्स होंगे वो फिर अपना पूछना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इतने में बीपीएससी के जो चेयरमैन सर थे, ठीक है अमित आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। तो फिर इतना यानी 5 से 7 मिनट ही मेरा इंटरव्यू चले होंगे सर। इसके बाद जो है
फिर मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया सर। लेकिन यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिविटी क्या देखा, जो एचपीएससी में जो नर्वसनेस थी सर, वो यहाँ पर मैंने ओवरकम कर लिया था सर। जो भी जवाब मैं दे रहा था सर, कॉन्फिडेंस के साथ दे रहा था सर, और था एनर्जी हाई करके मैं दे रहा था सर। तो ये मेरा यहाँ पर एक प्लस पॉइंट थी सर। लेकिन वही है कि मेरा 5 से 7 मिनट ही चले, इसके बाद मेरा इंटरव्यू यहाँ पर ओवर हो गया सर। देखिए अमित, जो इंटरव्यू का जो टाइम ड्यूरेशन है ना इंटरव्यू का, जैसे हाँ 5 मिनट सर। चला, 7 मिनट चला, या 15-20 मिनट चला, या 35 मिनट चला, ये कोई हाँ क्राइटेरिया नहीं होता। बहुत सा हाँ स्टूडेंट्स सर। ये समझता है कि इंटरव्यू का ड्यूरेशन क्राइटेरिया है, लेकिन इंटरव्यू हाँ का ड्यूरेशन जो है वो क्राइटेरिया नहीं होता। अब अगर हाँ उनको सर। जो चीज चेक करनी है, वो अगर उन्होंने चेक कर ली, लड़के से 5 मिनट के अंदर उनको पता लग गया कि इस लड़के के अंदर वो है जो हम चेक करने की ट्राई कर रहे हैं, तो हाँ सर। ऑब्वियसली फिर वो आगे चलेंगे, वो नए लड़के को बुलाएंगे। तो हाँ सर। उसमें हाँ कोई सर। हम ऐसे कोई लिंक नहीं बिठा सकते कि इंटरव्यू का टाइमिंग का सिलेक्शन के साथ क्या रिलेशन है, हाँ वो हम सर। नहीं कर हाँ। सकते। हाँ सर, तो वही है सर। पर डिपेंड ये करता है कि जो आपने बोला कि साहब मैं कॉन्फिडेंट था, मैं आंसर भी दे पाया और मैं हाँ सेटिस्फाइड था, सर। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ अगर सर, मैं आपको वही लगता है कि वही आपने अच्छा दिया है अपना, तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, 3 पैनल मेंबर मुझसे पूछे थे, तो एक पैनल मेंबर को तो मुझे लगा कि सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, लेकिन जो 2 पैनल मेंबर थे सर, जो क्वेश्चन पूछे, उन्हें उन्हें मैंने 100% जवाब दिया, और मुझे जो है सही तरह से जवाब दिया सर। वो भी सेटिस्फाइड दिखे सर चेहरे से। तो मैंने 2 को सेटिस्फाइड किया सर, एक को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया सर। चलो डोंट यू जी वरी अमित, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे को लगता है आपका अच्छा गया है और वहां पे भी आपका सिलेक्शन मिलना चाहिए। अब हाँ, अमित, थैंक हम यू एंड सर। में पहुंच गए हैं पूरे इंटरेक्शन के। तो आप अगर जो स्टूडेंट सुन रहे हैं आपको आज, उनको अगर कोई मैसेज आप देना चाहते हैं अपनी तरफ से कि वो किस तरीके से आगे प्रोसीड करें, जो एस्पायर करते हैं ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए, टीचिंग की जॉब्स के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं कुछ बोलने से पहले मैं अपना थोड़ा सा शेड्यूल बता दूंगा सर, कि मैंने जो है किस प्रकार तैयारी किया था, और मे यस, भी अच्छा लगे बंदों को तो वो अप्लाई यस, कर सकते हैं सर। यस, यस। जैसे यदि कोई वर्किंग प्रोफेशनल ना हो, या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ना हो, जो सिर्फ तैयारी में ही लगा हुआ हो, तो उसके पास तैयारी यानी पढ़ने के अलावा कुछ और इसेंशियल चीजें होती है। जैसे आपको लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, बाथ हो गया, और टॉयलेट हो गया। तो मैं क्या कहता था सर, कि जैसे मुझे टारगेट था कि 10 घंटा मुझे पढ़ना, 8 से 10 घंटा की मैं टारगेट रखता था सर। बहुत से टॉपर जो है मैंने यूट्यूब में देखा, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा बोलते थे सर, लेकिन मैंने 3 साल के जर्नी में मुझसे 10 घंटा से कभी ज्यादा हुआ ही नहीं सर। तो मैं क्या करता था सर, कि 10 घंटे के जर्नी को मैं 2-2 घंटे में ब्रेक करता था सर। और तो मैंने 5 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ता था सर। 2 घंटा पढ़ा, इसके बाद जैसे सुबह में 6 से 7 बजे उठ जाता था सर। तो मैं सुबह 6 से 7 बजे उठने के पहले सबसे पहले टॉयलेट चल जाता था सर। इसके बाद 2 घंटा के लिए बैठ जाता था। 2 घंटा पढ़ने के बाद मैं उठता था तो ब्रश कर लेता था, कुछ खा लेता था सर। फिर 2 घंटा बैठ जाता था। फिर इसके बाद जो उठता था तो ब्रेकफास्ट कर लेता था। तो इस प्रकार मुझसे क्या हो रहा था, जैसे कि 2-2 घंटा के पढ़ने से क्या हो रहा था, कि मेरा 2 घंटा का पढ़ाई भी हो जाता था सर, और जो इसेंशियल काम है पढ़ाई के छोड़ करके, जो 5 चीज मैंने इसेंशियल वर्क बताया, वो भी हाथों हाथ पूरे होते जाते थे। तो ये एक प्लस पॉइंट है सर। और आप लगातार तो पढ़ नहीं सकते, आपको 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा के बाद तो ब्रेक चाहिए। तो इस ब्रेक को मैं जो है इसेंशियल काम में मैं यूटिलाइज कर लेता था सर। तो इसेंशियल काम भी हो गया मेरा, पढ़ाई का जो ब्रेक चाहिए पढ़ाई के बाद, वो ब्रेक भी हो जाता था सर। तो इस प्रकार मैंने जो है ये 5 इसेंशियल काम को और ये 5 ब्रेक को मैंने इस प्रकार दोनों को कोरिलेट कर दिया था। और मैं जो है पूरे 3 साल के जर्नी में 8 से 10 घंटे मैंने हर दिन पढ़ा सर। ये वंडरफुल। हाँ सर, तो तो ये है सर। हाँ कंसिस्टेंसी रखी है आपने। हाँ, कंसिस्टेंसी मान ली कि मैं तो एक्चुअली क्या है सर, 2013 का पास आउट था सर। तो मेरी एज भी बहुत हो गई थी सर। तो बहुत से एक फॉर्म आते थे, जैसे 10 फॉर्म आए, जैसे उसमें 7-8 भर नहीं पाते थे एज के कारण सर, 2-3 भरते थे, तो थोड़ा था कभी कभी डिप्रेस में हो जाते थे। तो जिस दिन डिप्रेस हो जाता था उस दिन रो देता था, जूम में बंद करके अपना रो देता था, फिर अगले दिन से फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देता था सर। यानी इस कंसिस्टेंसी ये नहीं होता है कि मुझे अपीयर होने का मौका ही नहीं मिला। जैसे एचपीएससी की बात करें तो वहाँ 25 साल है, मैं उसमें भर नहीं पाता था। लखनऊ मेट्रो की बात करें, वहाँ 28 साल पे क्लोज था, उसको मैं भर नहीं पाता था। तो बहुत से ऐसे थे। अभी मैं 1208 रैंक लेके आया हूँ सर गेट में, लेकिन बहुत से चीजें हैं, मैं बहुत से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया एज के कारण। तो मुझे वहां पर थोड़ा सा दुख होती थी कि मैं अपीयर ही नहीं हो पा रहा हूँ। होना ना होना तो बाद की बात है, लेकिन मैं अपीयर, तो उस समय थोड़ा सा मुझे डिप्रेस्ड होती थी। लेकिन फिर मैं अगले दिन से फिर मैं कंटिन्यू करता था पढ़ाई को, कभी डिसकंटिन्यूटी नहीं होने दिया सर। वंडरफुल।
तो हाँ अमित, सर। ये जो आपने बताया अपना शेड्यूल, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि आपने इसेंशियल वर्सेस नॉन इसेंशियल एक्टिविटी डिवाइड कर दिया। नॉन हाँ इसेंशियल तो मेरे ख्याल से आपने किया ही नहीं। इसेंशियल को हाँ आपने तब किया जब आप ब्रेक लेते थे, और बाकी आप पढ़ाई हाँ पे टाइम लगा देते थे। और आपने एक हाँ और चीज बताया कि कैसे पूरे 10 घंटे को, अगर आपका टारगेट है तो 10 घंटे को कैसे डिवाइड करना है, ये भी आपने अपना बताया। अब एक हाँ लास्ट सर। क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। अभी बच्चों का ना एयरपोर्ट अथॉरिटी का एग्जाम वो निकला हुआ है, फॉर्म निकला हुआ है, आप भी अवेयर होंगे उसके। और हाँ उसमें सर। 2 ही महीने मिलते हैं तैयारी के लिए। तो हाँ बच्चा सर। घबरा जाता है कि साहब क्या 2 महीने में कर पाएंगे, कितना पढ़ पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, and क्या है। ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? सर मैं कह रहा हूँ, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनका आप सिलेबस देखें। आप यदि पहले से तैयारी करें तो बहुत सी चीजें आपको पढ़ी हुई होगी, और जो कुछ नहीं पढ़ी हुई है उसको आप थोड़ा सा देख करके उसको पढ़ना स्टार्ट करें, और आप कंटिन्यूटी पढ़ते रहें, आपकी सिलेक्शन जरूर होगी। यस। कभी कभी ये हो, देखिए आज के डेट में क्या है सर, जब मैं 2013 में पास आउट हुआ था तो उस समय क्या था कि आप रिटर्न में 60% करके आते थे तो आपका रिटर्न हो जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या मैं देख रहा हूँ सर, कि आपको रिटर्न में 70 to 80% करके आने होंगे, तब जाकर के आपके रिटर्न क्वालिफाई हो पाएंगे। और आपको 80% रिटेन में करने के लिए आपको 100% सिलेबस पढ़ के जाने होंगे। और सही बात। 100% सिलेबस पढ़ने के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपको जो है सर, मैं अपने छोटे भाई को ही बोलता हूँ, और यदि कोई दोस्त है उसको मैं यही सजेस्ट करता हूँ, या तो आप पढ़िए या तो फिर आप नहीं पढ़िए। ये हम्म। नहीं कि आज मन हुआ तो मैंने 2 घंटा पढ़ लिया, फिर 2 दिन का ब्रेक ले लिया, फिर 2 दिन। ऐसे क्या होता है सर, मैं लिख के देता हूँ कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, और आपकी तैयारी के साथ आपके फैमिली मेंबर की अच्छी होती है, मन उम्मीदें जगी हुई रहती है, उसको लगता है कि नहीं मेरे बच्चा पढ़ रहा है तो कल होगा, तो उनकी उम्मीदें पे भी पानी फेर जाती है। तो यदि आप पढ़ाई के लिए आप है तो अपना 100% अपना समर्पण दीजिए, इसको कंटिन्यूटी के साथ प्रत्येक दिन पढ़िए। यदि 8 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं, 8 घंटा भी यदि किसी एग्जाम में आप देते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। हो सकता है कि आज नहीं तो कल होंगे ही होंगे, आपका पढ़ाई कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। वेस्ट नहीं लेकिन मैं जाता है। हम्म। हाँ, तो आपको कंटिन्यू करके रखना है। आप अपना हम्म। पढ़ाई के लिए लगे तो 100% दीजिए, या फिर आप पढ़िए ही नहीं। ये नहीं कि 2 दिन पढ़े 2 दिन रेस्ट मारे, ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगी, आपके पैसे वेस्ट होगी, अपने फैमिली मेंबर की उम्मीदें पर आप पानी फेर रहे हैं। तो आप, मुझे यही कहूंगा कि ऐसा आप बिल्कुल भी ना हम्म। करें। आप पूरा 100% डेडिकेशन के साथ करें, और एक बार आपकी लाइफ सेट हो जाएगी तो आप आगे जो है इंजॉय करते रहे, कोई कुछ नहीं है। आपके हम्म। हाथ में पैसा होंगे, ढोकरी में पैसा होंगे तो आप अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। और आपके जब ढोकरी में पैसे नहीं होंगे तो इंजॉय आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी टाइम है, आप अभी पढ़ लीजिए, बाद में आप इंजॉय कर लीजिएगा। चलो, वंडरफुल अमित, बहुत ही हाँ अच्छा। मतलब ये ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए मेरे को आपसे इंटरेक्ट करते हुए, और अभी दिल कर हाँ। रहा है थोड़ा और इंटरेक्ट किया जाए, क्योंकि बहुत अच्छी पॉइंट्स आपकी तरफ से आ रहे हैं। सर एक चीज और मैं कहूंगा सर, एमटेक के बारे में बताना चाहूंगा, कि जैसे बहुत से सर बहुत से बंदे हैं जो मान लें कि गेट में एग्जाम देते हैं, और सपोज किसी कारणवश उनका पीएसयू में नहीं होता है, तो मैं कहूंगा कि आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर एमटेक में एडमिशन लेने से आपको 3 फायदे मिलेंगे। एक तो ये है कि यदि आप आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन लेते हो तो 12,400 का आपका स्कॉलरशिप आ जाएगी। उससे क्या हो कि आप जो है खुद डिपेंडेंट हो, यानी खुद पर डिपेंड करने लगेंगे। फैमिली से जो पैसे लेते हैं तैयारी करने के लिए, वो आपको बंद हो जाएगी। इस दूसरा क्या है कि जो सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं उसमें वही क्वेश्चन सेट करते हैं जो आपको क्लास में पढ़ाए हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जब क्लास में पढ़ाई हो रही उसमें नोट्स बना लीजिए, सेमेस्टर के समय उसी नोट्स को पढ़ लीजिए, आपको 100% मार्क्स आएंगे। जैसे मेरा खुद ही 9.52 मार्क्स रहे हैं आउट ऑफ 10। गुड। तो इसमें, और जो बाकी जो समय बच रहा है, तो यदि आपने तैयारी किया है तो उस तैयारी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आपकी एमटेक की डिग्री हो जाती है और एमटेक बेसिस पे यदि कोई वैकेंसी निकलती है तो तो वहां उसका पे फायदा होता है। कंपटीशन बहुत कम होते हैं।